Good morning, students. Your geography book lesson 6 Manufacturing Industries. Now, your topic is classification of industries. On the basis of source of raw materials used, industries are classified as agro based इंडस्ट्रीज़ एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कि जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से आता है और उसको यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं जैसे कि शुगर हो गया, कॉटन होगी, टी, कॉफ़ी जो हैं ये सारी क्या हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पर मिनरल्स को बेस बनाकर मिनरल्स को रॉ मटेरियल यूज़ करके आगे और ज़्यादा फिनिश्ड गुड्स जो हैं वो बनाई जाती हैं, जिसमें कि आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स जो होते हैं वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। Basic or key industries are those which supply their products as raw materials to manufacture other goods. For example, iron and steel and copper smelting, aluminium smelting, etc. बेसिक और की इंडस्ट्री वो होती है जिसमें कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करके क्या की जाती है, गुड्स जो हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है, उनको की इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनमें कि प्रोडक्ट्स जो हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर जो होता है उसको यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, fans, etc. on the basis of capital investment. A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the basis on the assets of a unit. This limit has changed over a period of time. At present, the maximum investment allowed is ₹1 crore. Small scale industries वो होती हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ की जा सकती है, उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता गया ये इन्वेस्टमेंट का बेस जो है वो चेंज होता चला गया। और जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें क्या है कि 1 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट जो होती है उनको क्या कहा जाता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके ऊपर किसका कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे कि बहल और सियाल एट्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनमें कि या तो किसी एक इंसान का या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनका कंट्रोल होता है किसी, उसको प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहा जाता है, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डॉबर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनमें कि कोई एक स्टेट और वहाँ के या तो एक ग्रुप लोगों का या फिर एक कोई इंसान जो होता है वो मिलकर इंडस्ट्री चलाता है, उनको जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कहा जाता है। उसका एक एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिनमें क्या होता है कि प्रोड्यूसर और सप्लायर जो होते हैं रॉ मटेरियल का और जो वर्कर्स होते हैं मिलकर क्या करते हैं कि एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं और फिर उसका जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट या फिर चाहे लॉस भी हो सकता है, उसको क्या करते हैं प्रोपोर्शनेटली आपस में डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। हैवी इंडस्ट्रीज जो उनका वेट जाता है, रॉ मटेरियल का वेट जो होता है उसके ऊपर भी इंडस्ट्री जो है वो बेस्ड होती है। उसमें एक हैवी इंडस्ट्री और एक लाइट इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्री का एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्रीज का एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एटसेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 4% टूवर्ड्स GDP। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये हमारी कंट्री की GDP में 4% का कंट्रीब्यूशन देती है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री in the country which is self-reliant and complete in the value chain, for example raw material to the highest value added products। ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये हमारी क्या है, सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री है, मतलब अपनी ही कंट्री के रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और कम्प्लीटली इसको यहीं से इसका रॉ मटेरियल जो है वो मिल जाता है और फिर क्या करती है ये अपने प्रोडक्ट्स जो हैं
बना देती है। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट देने में सेक्टर आता है तो वो क्या है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो आती है। कॉटन टेक्सटाइल्स। India producing cotton textiles since ancient times with hand spinning and handloom weaving techniques. इंडिया में अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो ये क्या है कि बहुत समय से, बहुत पुराने समय से लेकर आज तक होता आ रहा है, जिसमें कि पहले हम क्या करते थे, हैंड स्पिनिंग यूज़ करते थे, फिर हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स आई। इस तरीके से हमने हमेशा ही इंडिया में जो है कॉटन टेक्सटाइल को जो है बढ़ावा दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉटन जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती थी। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। सबसे पहली जो है टेक्सटाइल मिल जो थी वो 1854 में इन मुंबई में लगाई गई थी। In early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. This was due to the availability of raw cotton, market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc. अब क्या है कि जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री है ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात बेल्ट जो है उस पर लगाई गई। उस पर मैंने आपको जब इंडस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि जब भी कोई इंडस्ट्री कहीं लगाई जाएगी तो देखा जाएगा कि जो जो उस इंडस्ट्री की ज़रूरतें हैं अगर वो उस एरिया से पूरी हो रही हैं तभी वहाँ पर वो इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश की जा सकती है। और कॉटन जो इंडस्ट्री है इसको महाराष्ट्र और गुजरात में लगाने के कारण क्या है कि यहाँ पर रॉ कॉटन जो है वो आसानी से मिल जाता है, मार्केट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं और सबसे बड़ी बात जो है वो पोर्ट फैसिलिटीज़ वो मिल जाती हैं, लेबर यहाँ पर है और जो मॉइस्ट क्लाइमेट जो इसको ग्रो करने के लिए चाहिए वो भी हमारे को यहाँ पर मिल जाता है। इसी वजह से जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो महाराष्ट्र और गुजरात बेल्ट पर लगाई गई है। स्पिनिंग continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. However, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class production in spinning, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. ठीक है, उसने कहा कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो तो हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम आ जाते हैं वीविंग पर तो जो हमारी वीविंग है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिस वजह से हम अपना यार्न जो है वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इंडिया एक्सपोर्ट्स yarn to Japan, the country to export cotton goods to USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, Sri Lanka and African countries. India has the second largest installed capacity of spindles tool used in spinning in the world after China. India has a large share in the world trade of cotton yarn, out of 1/4 of the total trade. However, our trade in garments is only 4% in the world total. अब अगर हम बात करते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अगर हम ट्रेड की बात करते हैं दूसरे देशों के साथ वो कितना है, सिर्फ 4% है। प्रॉब्लम्स हमारे सामने क्या होती हैं, प्रॉब्लम्स दैट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेसिंग नाउडेज। आज के समय में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओल्ड एंड आउटडेटेड मशीनरी, लो आउटपुट ऑफ लेबर, टफ कंपटीशन विद द सिस्टमेटिक फाइबर इंडस्ट्री। अब क्या है, हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसमें क्या है कि
क्या है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती, हमारी मशीनरी जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, हमारे पास जो लेबर है वो ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाता, और क्या है फाइबर इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से क्या है हमारी जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ जूट टेक्सटाइल्स। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स। इंडिया में क्या है कि रॉ जूट और जितनी भी जूट से बनने वाली गुड्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स इन इंडिया आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर। जितनी भी जूट की मिल्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर हैं, वेस्ट बंगाल में और हुगली रिवर के आसपास जो हैं वहाँ पर हैं। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिश्रा। जो पहली जूट मिल थी वो कोलकाता में लगाई गई थी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर। अब ये जो जूट मिल्स हैं ये हुगली रिवर पर ही क्यों लगाई गई है, उसके बहुत सारे कारण हैं। प्रेजेंस ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, क्योंकि वहाँ पर जो जूट प्रोड्यूस करने वाला एरिया है वहाँ पर ज़्यादा है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हुगली रिवर जा रही है वहाँ से, इस वजह से क्या है कि पानी का जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो हमें क्या पड़ता है, एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, उसका खर्चा ज़्यादा नहीं पड़ता। सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। और जितना भी जो हमारा रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज हैं इनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिछा हुआ है, जिस वजह से हमारा रॉ मटेरियल जो है उसको मिल्स तक पहुंचाने में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, और जो रॉ जूट है उसकी प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा पानी लगता है, जिसके लिए हमें कि बहुत मात्रा में पानी जो है वहीं पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश, और जो उसके साथ आसपास की स्टेट्स हैं जैसे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है, वहाँ से हमें सस्ती लेबर जो है वो आसानी से मिल जाती है। कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स, क्योंकि कोलकाता जो है एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर है, जिस वजह से वहाँ पर लोगों को आसानी से बैंकिंग, इंश्योरेंस और पोर्ट फैसिलिटीज़ जैसी जो सुविधाएं हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री, अभी की बहुत सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो किसी भी इंडस्ट्री को फेस करने पड़ते हैं। द स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिस्टमेटिक सब्सटीट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। और क्या है कि बहुत सारा जो इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लोगों को बहुत सारा कंपटीशन जो है वो देखना पड़ता है, क्योंकि और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि जूट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है और वो क्या करते हैं हमारी कंट्री को इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन देते हैं। नेशनल जूट पॉलिसी 2005। National Jute Policy was formulated in 2005 with the objective of increasing productivity. 2005 में एक नेशनल पॉलिसी बनाई गई जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि वो क्या करे, जूट की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइजेस टू द जूट फार्मर्स एंड एनहांसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। उसमें क्या था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव की जाए, और जो किसान है उसको उसकी जो प्रोडक्शन वो करता है, जो जूट वो ग्रो करता है, उसके लिए उसको सही प्राइसेस जो हैं वो मिल सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा द यील्ड पर हेक्टेयर का मतलब जो पर हेक्टेयर पर जो उसकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। नेक्स्ट इंडस्ट्री इज़ शुगर इंडस्ट्री। India is the second largest producer of sugar in the world and first largest producer of gur and khansari. इंडिया जो है वो अगर हम शुगर का प्रोड्यूसर कहें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। इन 2010 and 11 there were over 662 sugar mills in the country spread over उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात along with पंजाब, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। हमारे पूरी कंट्री में 2010-11 में 662 जो थी वो शुगर मिल्स तब तक लग चुकी थी।
60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। टोटल मिल्स का 60% मिल्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शुगर केन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। इन रिसेंट ईयर्स मिल्स आर शिफ्टिंग टू साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स स्पेशली इन महाराष्ट्र। अब जो कुछ समय से ये जो मिल्स हैं ये कहाँ पर शिफ्ट होती जा रही हैं, साउदर्न और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ पर शिफ्ट होती जा रही हैं, जैसे कि महाराष्ट्र। द केन प्रोड्यूस्ड हैज़ हेयर हैज़ अ लार्जर हायर सुक्रोज कंटेंट। यहाँ पर मिल्स जो हैं इसके शिफ्ट करने के क्या कारण है कि जो महाराष्ट्र में शुगर केन प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें सुक्रोज की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीज़न, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेट जो है वो नॉर्मल सा रहता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पर क्या है कि क्रशिंग सीज़न जो होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, और इन स्टेट्स में क्या है, जो कोऑपरेटिव्स हैं वो ज़्यादातर सक्सेसफुल हो रही हैं, जिसकी वजह से ये जो शुगर मिल्स हैं वो ज़्यादातर शिफ्ट होकर महाराष्ट्र या कि हम कहें तो साउदर्न स्टेट्स की ओर जाती जा रही हैं।